अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और हमास के तर्जुमान खालिद अल कुदूमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आगाज़ में बात होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, और सियासी मंजरनामे पर आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। खबर आई कि जो निगरान हुकूमत के अहम तरीन वज़रा हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ता हुआ है। इलेक्शन के लिए फ़िज़ा साजगार बनाना, माहौल खुशगवार बनाना और इलेक्शन के दौरान कोई बदमज़गी पैदा ना हो, इसके लिए कोई अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा क्रिएट करना इसका मकसद है। इसके हवाले से जो खबर अभी सामने आ रही है वो ये कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब से शफ़क़त महमूद साहब की मुलाकात हुई। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि शफ़क़त महमूद उनके नुमाइंदे हैं? ये शफ़क़त महमूद एग्जैक्टली रिप्रेजेंट भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं? अलबत्ता इस हवाले से ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी के साथ कुछ गुफ्तगू की है, उनसे दरख्वास्त की है, टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू की है। उसमें अली मोहम्मद खान भी शामिल है और उन्होंने सदर मुमलिकत से ये दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की फ़ज़ा बनाई जाए, को मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए और मुज़ाकरात के बाद इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अब सदर आरिफ अलवी क्या इस पोजीशन में है भी कि नहीं कि वो इस किस्म का कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ये सवाल बहरहाल मौजूद है और अभी ये भी वाज़ेह नहीं कि क्या सदर आरिफ अलवी ने इस हवाले से कोई किरदार अदा करने की हामी भरी है या नहीं। और इस वक्त जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उन जमातों में शामिल हो गई है जो ये इशारे दे रही है, जो ये खदशात का इजहार कर रही है, अपना कंसर्न जाहिर कर रही है कि इस वक्त फ़िज़ा जो है और मैदान जो है वो इस तरीके से हमवार किया जा रहा है कि वो फेवर करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। क्या हमने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा और एक मरतबा फिर एक मखसूस सियासी जमात के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाकर उसको हुकूमत साजी का मौका फराहम करेंगे? अगर वो हुकूमत कायम कर भी लेते हैं तो क्या वो हुकूमत इस कदर मजबूत होगी कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सके? और जाहिर है कि अभी इरताश बाकी है उस डेवलपमेंट का जो गुज़श्ता रोज़ हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल हैं फ़ारूक हबीब साहब और सेक्रेटरी इत्तलात रहे मरकज़ी, मुख्तलिफ अहम ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उनकी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी बाज़गश्त अभी भी बाकी है। बड़ा हैरान कुन है वो प्रोसेस और बड़ा दिलचस्प है वो तरीक़ाकार जो फ़ारूक हबीब साहब ने एक्सप्लेन किया कि क्या तरीक़ाकार उन्होंने इस्तेमाल किया इस नतीजे पर पहुँचने के लिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद करें और आखिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही क्यों उनका मुकद्दर ठहरी। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ फ़ारूक हबीब साहब ने क्या गुफ्तगू की कल, सुनिए। क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं भी उसी मरहले के अंदर उसी जो है वो तज़बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। हम सब अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किल में फंसते हैं और इन मुश्किलात के दौरान बहुत सारी शख्सियात हमारी रहनुमाई करती हैं। हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ो कारब, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई, वो सब हमें एडवाइस देते हैं। लेकिन फिर रूहानी शख्सियात का किरदार बड़ा अहम होता है। फ़ारूक हबीब साहब ने कुछ रूहानी शख्सियात का तज़किरा किया जिन्होंने उनकी यहाँ पर रहनुमाई फरमाई। अब ये रूहानी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को रहनुमाई फ़राहम कर रही हैं और रहनुमाई इस हद तक फ़राहम की जा रही है, किस हद तक फ़राहम की जाएगी और ये रूहानी शख्सियात किस किस्म का मंजरनामा देखना चाहते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे प्रोग्राम में। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सिंध के सदर जनाब महमूद मौलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध से अगेन बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ केसेस में नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट अज़हर सदीक साहब बड़े माहिर कानून हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं महमूद मौलवी साहब से करूँगा। महमूद मौलवी साहब, मुझे बताइएगा ये जो रूहानी शख्सियात हैं, क्योंकि आप उस आगाज़ के लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि ये रूहानी शख्सियात ने आपको भी रूहानी शख्सियात ने ही मशवरा दिया था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे किसी रूहानी शख्सियत ने मशवरा नहीं दिया था, और मैं जो हूँ, मैंने ये छोड़ा था तो उस वक्त जो है आज से कुछ 5-6 माह हो गए हैं, और मैं पहला शख्स था जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि जी पार्टी को खैर बात कहने का। तो मैं ये कहूँगा, देखिए अभी जैसे फारूक हबीब साहब ने कहा, देखिए कुछ लोग जब कंफ्यूज होते हैं तो बहुत से हम में से सब लोग इस्तिखारा निकाल लेते हैं कि जी अल्लाह, मतलब इस्तिखारा तो हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह से पूछते हैं, कोई जरिया होता है कि भैया देखें क्या मैं इस करूं या ना करूं। बहुत सी चीजें आदमी कंफ्यूज होता है, और उस को मेरे ख्याल से दूर करने के लिए आदमी जो है रूहानी शख्सियात से भी पूछ लेते हैं, और जो है या तो इस्तिखारा निकाल लेते हैं। तो यार एक अपना अपना जो अकीदा होता है। अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि आपने रूहानी शख्सियात से जो है वो रब्ता नहीं किया, ना उन्होंने आपकी रहनुमाई फरमाई, चाहे चलें आपने इस्तिखारा किया होगा। आप एग्जैक्टली उन आगाज़ के अवाइल के लोगों में शामिल हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में जाकर मुलाकात की थी। तो हम क्या समझें कि एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नहज पर पहुँच जाएगी जिसके बाद मामलात इस स्टेज से, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या अभी बहुत सारे लोगों का छोड़ा जाना, रूहानी शख्सियात का उनको गाइडेंस फराहम करना बाकी है? जी बहुत से लोगों का है, और बहुत जल्दी 1 से 2 सीनियर लोग जो मैं कहूँगा वो भी जो है पीटीआई पर खैर बात कहेंगे, ठीक है ना। मसलन कोई इशारा दे सकते हैं? पंजाब की शख्सियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा? नहीं, आप मुझे इलाका तो बता सकते हैं ना। मरकजी रहनुमा है या सूबाई रहनुमा? नहीं, देखिए मरकजी रहनुमा है, और उनमें से एक तो मरकजी रहनुमा है और एक सूबाई रहनुमा है। देखिए उसकी वजह यह है कि अब बहुत से लोग आहिस्ते आहिस्ते देखें हर आदमी ये अपना सोच कर रहा है। उसकी वजह कि ये सोचते हैं कि भाई हम जो है कब तक देखें ना इन चीज़ों से भागते रहें और अवॉइड करते रहें, जबकि तो इसलिए वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखें कि जी हम छोड़ के बेहतर जो है उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए भी लोग छोड़ रहे हैं। बेहतर किस में आ जाते हैं? बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। उस वजह देखें ना कि अगर कोई चीज़ को अवॉइड करने से तो मतलब वो जो है ना आदमी ख़त्म तो नहीं हो जाता। तो वो ये सोचते हैं कि देखिए जी अभी इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, तो नई पार्टी बनी है या कोई भी पार्टी में चले जाएं। आप ये देखें बहुत से लोग अलग अलग पार्टीज में गए। उसकी वजह ये है कि वो रियलिस्टिकली ये फील करते हैं कि इलेक्शन में इस वक्त पीटीआई का वो मकाम नहीं होगा जो पिछले 2018 में था। अच्छा, आप ये समझते हैं? अब महमूद मौलवी साहब, आप जो गुफ्तगू करें इसमें चंद पहेलियां हैं, शायद मैं तो वो बूझ पाऊं, लेकिन मेरे नाजरीन में बहुत सारे लोग हैं। अगर आप ज़रा खुल के इन पहेलियों को ज़रा कुछ हिंट्स ज़्यादा ड्रॉप कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं बोले, कौन सी पहेलियां? पहेलियां ये हैं कि आप कैसे समझते हैं कि एक जमात जो 7 जून को क्रिएट हुई, वो 27 साल पुरानी जमात को, एक ऐसी जमात जिसका अपोजिशन का तासुर मौजूद है, एक ऐसी जमात जिसके फेवर में इस वक्त अमूमी राय नज़र आती है, उसके मुकाबले में कैसे एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? भाई उसकी वजह मैं आपको देखें 2018 में पीटीआई के लोगों को मैंडेट मिला था, तो उस वक्त सिर्फ पीएमएल-एन के जो है उसी वक्त जो है हुकूमत खत्म हुई थी, और उनमें से कितने लोगों ने पीएमएल-एन छोड़ के पीटीआई ज्वाइन किया और दूसरी पार्टी ज्वाइन किया। देखिए ये तो हमारे यहाँ कल्चर है, इसमें कौन सी अजीब बात है? ये तो आप कल्चर का आप देखें, पिछले हिस्ट्री उठा के देख लें, और लोग जो है चांस लेते हैं। और ये कहना कि जी 2013 तक कितनी सीटें थी 27 साल में, जो हम सब 27 साल की बात करते हैं, बहुत सी पार्टीज हुई, पीएमएल क्यों बनी, कितने टाइम में वो उन्होंने सीटें निकाली। 2000 ठीक है। महमूद मौलवी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, और अजहर सिद्दीक साहब आपके पास आने से पहले मैं ज़रा ताज हैदर साहब से उनकी राय जान लूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातों का बनना और टूटना देखा है, उसमें दरारें पड़ना और उनमें से नई नई पार्टियां निकाला जाना देखा है। ताज हैदर साहब, ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान की सियासत जिस अमल से गुजर रही है, जिस तजुर्बे से गुजर रही है, आपको लगता है कि हम कोई फेवर कर रहे हैं, हम कोई सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जमहूरियत की, जमहूरी अक़दार की?
देखिए, किसी भी पार्टी का टूटना जमहूरियत के लिए नेक ख्याल नहीं है। पार्टियों को अगर किसी को इख्तिलाफ है तो उसको अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए। पार्टियों का टूटना जो है वो जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें जो टूट फूट नजर आ रही है, ये एक खुदकार निज़ाम के तहत हो रही है या फिर वाकई रूहानी शख्सियात कोई किरदार अदा कर रही हैं? देखिए, ये लोगों के जाती मामलात हैं और मेरे ख्याल में मुझे और आपको इन मसाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। जाती मामलात हैं, लेकिन सर के जाती मामलात हैं जी और मेरे ख्याल से आप मुनासिब समझें तो करते रहें इस पर बात। मेरा आपसे सवाल करने का मकसद और वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इस जबर से गुजरी है, जिसने जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ा किया ना कि इस वक्त ये हमारा मसला नहीं है और लोगों के जाती मामलात उन तक रहने दीजिए, आप क्यों उसमें बीच में। सर, इस सारे सूरत हाल ने मुंतज होना है इलेक्शंस पर, और इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान अब एक ऐसे इलेक्शन का शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर लार्जली तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक ना हो। मौजूदा सूरत हाल में जाहिर है कि ये सारे अवामिल मैटर करते हैं। अगर इलेक्शन होता है तो आप समझते हैं कि जिस इस्तेहकाम को हम तलाश कर रहे हैं, जिसका ये मुल्क मुतलाशी है, वो मिल पाएगा? नहीं, इलेक्शंस में तो बड़े पैमाने पे प्री पोल रिगिंग हो चुकी है और हम 1.5 साल तक समझाते रहे कि भाई ये आप ना करें। जिस तरीके से मरदमशुमारी की गई है और एक जाली मरदमशुमारी के ऊपर मुनसिफाना इलेक्शन होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो प्री पोल रिगिंग तो बड़े पैमाने पे हुई है। सर, बसद एहतराम, ये सवाल हम ज़ाहिर है कि बारहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछ चुके हैं। आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस पर पहले वक्त से आवाज़ उठाई थी। आपने इलेक्शन एक्ट 2017 की जो तरामीम उसमें की गई, 26 जुलाई को बिल पास किया गया, आपने उस पर भी एतराज़ उठाया था। आपने सेक्शन 230 में जिस किस्म की तरामीम तजवीज़ की गई और निगरान हुकूमत को एम्पावर किया गया, उसके ऊपर भी आपने अपनी कंसर्न्स जो हैं उनको वॉइस किया था। लेकिन आखिरकार फिर पीपल्स पार्टी एट द एंड ऑफ द डे उसने वोट किया। पीपल्स पार्टी ने मरदमशुमारी जिसके तहत अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको आप जाली मरदमशुमारी करार दे रहे हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप लोगों के दस्तखत से वेट होने के बाद ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। जी, ये जो मामला है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर भी उस वक्त भी जो नोटिफाइड फिगर्स थी, जो जाली फिगर्स उन्होंने दी थी, उनको मजीद कम किया गया। तो और ये इस वक्त जो तरजीह थी हमारी वो और जो कि हमेशा रही है वो ये कि मुल्क में इंतखाबात हों, और मुल्क में इंतखाबात होने का जब हमसे वादा किया गया कि साहब इसमें टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा, आप इसको मान लें, तो ये जो था वो हो गया। लेकिन जो 1.5 साल से हमारे एतराज़ात हैं जो कि तहरीरी हैं, जिन पे के बात होती रही है, जिन पे के मीटिंग्स होती रही हैं, वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। सर, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है एतराज़ात, लेकिन वोट जो है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपकी जमात ने वोट कहाँ डाला, आपकी जमात ने दस्तखत कहाँ किया। अगर हम वोट नहीं देते जी तो क्या ये मामला अप्रूव नहीं होता? सर, मेरे ख्याल में तो मामला सीसीआई थी जी, अव्वल तो जो सीसीआई थी वही जाली थी, उसमें 2 अफराद जो थे वो गैर मुंतखब। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आइन का आर्टिकल 151 जिसके तहत सीसीआई बनी है वो ये कहती है, उसकी कंपोजिशन भी बताती है और ये भी बताती है कि अगर किसी सूबे को एतराज़ है इस मामले पर तो वो इस मामले को जॉइंट सेशन में भेज सकता है। ये ऑप्शन भी तो आप एक्सरसाइज कर सकते थे। जी हाँ, जॉइंट सेशन के लिए मैं 2 महीने से सिर्फ सेनेट का इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने 8 दिन हो गए हैं और वो सेनेट का इजलास जो है वो नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकल सियासत की मुश्किलात हैं और कोई ना कोई रास्ता इसके अंदर निकाला जाता है जो आपको अपने मकसद से करीब लाए। और मकसद ये है कि अब जो कुछ भी सूरत हाल है, तबाही हो चुकी, सब कुछ हो चुका, जो प्री पोल रिगिंग थी वो हो चुकी, अब तो इंतखाबात करा लें। तो इस सूरत में इंतखाबात के नताइज हम वही देखेंगे एक्सरसाइज। 2013 के इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन कहा गया, 2018 के इलेक्शन में आरटीएस का इलेक्शन उसको कहा गया, कभी 35 पंचर की बात हुई। नहीं, वो आरटीएस का जिन्होंने भी कहा है जी, हमने जो 100 पेज की रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन को,
तो उसमें सीधी सीधी बात है, और जिसका तजुर्बा आपको भी है, कि फौज ने जो इलेक्शन एजेंट थे उनको गिनती के वक्त जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था और उसके बाद गिनती होती रही। सही। ताज हैदर साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अजहर सदीक साहब के पास चलते हैं। अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ये डेंट है, कितना डैमेजिंग है उनके वो शख्सियात जो उनका चेहरा थे, उसमें नुमाया चेहरे जो छोड़कर मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं, किस हद तक ये डैमेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बहुत शुक्रिया। डैमेज, अच्छा डैमेज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं तो समझ रहा था शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो मुनाफिकीन है या हासदीन है या जो लोग कंप्रोमाइज हैं वो वक्त से पहले अलहदा हो रहे हैं। ये एक अच्छा शुगन है। और वैसे भी जमहूरी रवायात को सामने रखे हर्ज कोई नहीं है इसमें, हर एक अपना राइट है। आपको पता है यहाँ फैसले विल से तो होते नहीं है ना। वो लोग जो डिफेंड करते रहे सारे मामले को 9 मई के बाद भी, और हम सब ने देखा कि यानी वो जबरी अगवा हुए और उसके बाद नहीं टर पहले तो पता आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती थी, फिर वो कई हमारे एंकर हजरात ने किसी के घर में चले गए, किसी के चैनल में इंटरव्यू हुआ, और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी पूरे एतमाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी और मदद शामिल रही रूहानी शख्सियात की। पहले ये ऐसी शख्सियात नामालूम कहलाती थी, फिर को महकमा ज़राअत के लोग कहलाते थे, ये सारे ये लोग हैं। और ये नहीं सर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरे सामने बैठे होंगे और आज प्रोग्राम में आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आज से एक हफ्ते के बाद दोबारा आप मेरे प्रोग्राम में बैठेंगे और आप कोई और मौक़िफ़ मेरे सामने एज अ फ्री मैन बैठकर जो है वो अपनाएंगे, तो मेरी जोर जबरदस्ती आप पर नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये तो आपकी अपनी फ्री विल है कि आप क्या बात करते हैं जब कैमरे आपके सामने है। अच्छा, इसीलिए तो लफ्ज देखे ना, हम हैं, मुसलमान भी हैं और दीन इस्लाम भी, और सोसाइटल वैल्यूज पूरी दुनिया में मानी जाती है। मुझे सिर्फ ये बताएं, जो पाकिस्तानी तर्ज सियासत है पूरी दुनिया बता दें किस मुल्क में। आप यूके की पार्लियामेंट में आप ये पार्लियामेंटेरियन ये करके तो देखे, दोबारा उसको अवाम किसी भी सियासी जमात में कबूल ही नहीं करेंगे, ये बता दूं आपको। और हमारे यहाँ ऐसे आदमी को मुनाफिक कहते हैं। अब देखें ना, कॉलो फेल में तादाद होना क्या है। फिर जो देखें कुछ सोसाइटल वैल्यूज, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मोरालिटीज, अच्छा नहीं लगता इस बात को। वैसे तो फरूख हबीब साहब को चाहिए था कि उनके पार्टी लीडर्स में से कई ने कुरान मजीद सामने रख के अलग दिए थे, ये भी कुरान मजीद सामने रख लेते तो ज्यादा मुनासिब होता काउंटर करने के लिए। लेकिन मैं उससे आगे एक बात जाऊंगा। आपको पता है आईने पाकिस्तान 1973 में 3 सतून पहले थे, चौथा सतून हमने मीडिया का ऐड किया, वो मीडिया का तो सत्यानाश हो गया। अब 5वां सतून भी ऐड हो गया है कि उसके लिए कोई, यानी इस सारे निजाम के लिए अब किसी अदालत की जरूरत नहीं है। यानी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने किसी टीवी चैनल में प्रोग्राम करना है, और वो सारे का सारा केस एस्टेब्लिश हो गया। यानी फर्द जुर्म भी आयद होगी, शहादतें भी होगी, एविडेंस भी होगी और सजा भी सुना दी गई। अब तो देखे ना, ये दुख और अफसोस का मकाम है उन सियासी शख्सियत पे, उस सियासी बलोगत पे जो जुल्फकार अली भुट्टो ने दी, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। यानी वो कहाँ गई वो सियासी बलोगत? आज तो हैरान हो रहा हूँ, यानी मैं दुख हो रहा है, यानी मैं तो हैरान हूँ फरतुल्लाह बाबर जैसे लोगों पे, ताज हैदर जैसे लोगों पे। आज वो कह रहे हैं जातियात। किसने कहा ये जातियात का इशू है? ये तो आपकी सियासत को गिरौना, आपको गंदा कर दिया गया है, और आप समझ रहे हैं जो कुछ हो रहा है होने दे। क्यों होने दे? ये सारा कुछ क्या आपके पाकिस्तान में जमहूरी निजाम नहीं है? आईने और जो सियासी जमात के साथ इन 16 सियासी जमातों ने क्या तारीख लिखी जा रही है, और 4 ब्लंडर ऐसे हैं जो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तानी तारीख में जमहूरी निजाम के अंदर सबसे पहला ब्लंडर आईने पाकिस्तान 1973 इन सारी सियासी जमातों ने मिलकर तोड़ा। 90 दिन में इलेक्शन होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, नहीं कराए। कहा फंड नहीं है, साबित हो गया फंड भी मौजूद थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था, और ये सारी चीजें। अच्छा, फिर यही नहीं रुके, फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्शन की तारीख है ना, आईने पाकिस्तान कहता है सदर ने देनी है और गवर्नर ने देनी है। उन्होंने कहा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन को दे। भाई क्यों इलेक्शन कमीशन को दे? उसकी वजह क्या है कि अपने हाथ में जमहूरी ताकतें रखना नहीं चाहती थी। इन्होंने वो ब्लंडर किया सेक्शन 57 में। फिर निगरान हुकूमतों को 90 दिन से आगे जाने के लिए इन्होंने जिला बख्शी, इन्होंने तरमीम की, इन्होंने जो ब्लंडर किया आईने पाकिस्तान खिलवाड़ किया, 230 में तरमीम कर दी। फिर आप उसके बाद आगे आ जाए, इन्होंने इलेक्शन डिले कराने थे अपना। पहले तो याद नहीं आया हल्का बंदियों वाला मामला, पॉपुलेशन, यानी जाते हुए पार्लियामेंट ने अपना बैठे वहां उनके साथ मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 2 निगरान वजीर आला बैठे, और वहां इन सब ने बैठकर दस्तखत के साथ ये किया। तो कौम कैसे भूल जाएगी? एक जमहूरी मुल्क या आम आदमी ये नहीं भूल सकता। ये जो इन्होंने तबाहियां की हैं साइने पाकिस्तान के साथ। और याद रखिएगा, और कमाल की बात देखें जरा, अब आप देखें, सोने पे सुहागा देखें,
जो वक्त से पहले इलेक्शन कराने का कहा था ना, वो 3 दिन पहले नेशनल असेंबली और सुबह ही असेंबली तहलील करते हैं और कहते हैं, और क्यों तहलील करते हैं? ताकि इलेक्शन 60 दिन की बजाय 90 दिन में हो सके। शर्म से डूब मरने का मकाम है। और ये इन्होंने अपने चेहरों पे जो स्याहियां मली हैं, क्या जवाब देंगे? मैं चैलेंज करता हूं इस बातों के जवाब दे आईनी तौर के ऊपर कि 3 दिन पहले आपने क्यों तहलील की असेंबलियां, जब आपने पहले नहीं कर सकते थे तो? और क्यों की तहलील? इसलिए तहलील की कि 60 दिनों में इलेक्शन ना कराना पड़े, और 60 दिनों में इलेक्शन ना कराने का आप नतीजा देख रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो ऑपरेशन रजीम चेंज का इमरान खान ने केस बनाया था, आज सामने आ चुका हुआ है। अब कोई डाउट रह नहीं गया। आप देखें साइबर का केस इन सबको नहीं पता कि झूठा है, फ्रॉड पे मबनी है, फरेब है, और ये सारे लोग, इनकी हुकूमतों के अंदर वो दरखास्तें गई और निगरान हुकूमतें जो कर रही हैं। साइबर का अपना तोशाखाना का केस उठाकर देख लें, आज आपने गिरेबान उठाकर जानकर देखें, और कभी रब को हाजिर ना, कभी कभी मुआशरे में बैठकर देखें कि एक टाइम ऐसा आया था कि ये मुल्क आगे जाना था, जमहूरी रवायत। अब क्या है? अब ये रोते रहेंगे। सही। अजहर सदीक साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। इसमें जो गलतियां हैं, ये कह देना कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कोई गलती नहीं हुई, उनसे सियासी गलतियां भी हुई, बल्कि उनको ब्लंडर्स भी कहा जा सकता है। आज का सियासी मंजरनामा यकीनन बहुत तब्दील होता है अगर उन्होंने अपने सियासी हरीफों के साथ भी एक भाईचारे की एक मिनिमम जो एक फ़िज़ा है उसको कायम रखा होता, राब्ते बहाल रखे होते, मज़ाकरात की टेबल पर उनके साथ बैठे होते, तो फिर ये सूरत हाल नज़र ना आ रही होती। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मामले में एक बहुत ही अहम पहलू अब उजागर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून का मजाक उड़ा रहा है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साल 2023 पाकिस्तान की अदालती और कानूनी तारीख का एक अजीबो-गरीब साल है। इस साल में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनके बारे में हम बिलाशुबा ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हॉन्ट करेंगे हमारी सियासी जमातों को। बिलखुसूस कुछ फ़ैसले ऐसे किए गए, सियासी जमातों ने उनका दिफा किया, उन पर आवाज़ नहीं उठाई। आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करने वाली सियासी जमातें, और उसके लिए साल हर साल कई दिहाइयों तक स्ट्रगल करने वाली सियासी जमातें भी उस सफ़ में शामिल हैं जिन्होंने बहुत सारे गैर आइनी और गैर कानूनी कामों के ऊपर खामोशी इख्तियार रखी, और अब उसके नताइज ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी सियासी जमातें, उनको अब से एहसास होना शुरू हो गया है कि वो जो कुछ कर चुके हैं इसका खमियाजा आने वाले वक्तों में शायद उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब जो एक ट्रेंड हमने देखा है गुज़श्ता चंद रोज़ से, बल्कि 9 मई के बाद, और ख़ासतौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक उसमें जुर्म है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रेसपासिंग भी जो है वो एक जुर्म है जिसकी सज़ा पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। ये वो लोग थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए और इनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक मुकदमे चलाए जाने चाहिए। इनको जो सज़ाएं बनती हैं आइन और कानून के मुताबिक वो दी जानी चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि ये एक अजीबो गरीब सिस्टम पैदा हो गया है कि एक सियासी जमात का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अगर आप वहाँ जाएं तो फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई कानून जो है उसका इतलाक नहीं होगा, ये मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी मीडिया हाउस या किसी मखसूस एंकर के पास इंटरव्यू देने चले जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब नहीं होगा। आखिर इनको क्यों माफ़ किया जा सकता है जिन लोगों की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट 9 मई के वाक़यात में साबित होती है? महमूद मौलवी साहब, मुझे बताइएगा, आखिर ऐसा कौन सा नुस्खा है केस डिफेंस सिस्टम, जिस तरह एयर डिफेंस सिस्टम होता है मुख्तलिफ मुल्कों के पास आने वाले मिसाइलों को रोकता है, आपके पास ऐसा कौन सा नुस्खा मौजूद है कि बड़े बड़े केसेस में मतलूब शख्सियात जो हैं वो जैसे ही आपके प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो उनके ऊपर एक ना नज़र आने वाली छतरी कायम हो जाती है, एक सलमानी छतरी जो उनको केसेस से बचाती है? देखिए, पहले तो मैं जो है ना हमेशा से जो ताजेदर साहब को एडमायर करता था, आज मैं उनके ये स्टेटमेंट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई आदमी डायरेक्टली इन्वॉल्व था तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी में भी हो। और मैं कहूँगा कि अगर कोई शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व था और वो जो है इस्तेकाम में भी है, उसको भी जो है कोर्ट से और सजाएं से अगर कोर्ट से गुजरना पड़ेगा, और अगर वो सजा देंगे तो उनको सजा भुगतना पड़ेगा।
मेरा कोई इसमें मैं जो है वर्ड मिन्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गोया आईजी पंजाब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने मुराद राज साहब की तस्वीर भी लगाई थी, राब्ता भी इस्टेब्लिश किए थे, उनको मुरद इल्जाम ठहराया था, आप समझते हैं कि उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में होते हुए उनके खिलाफ अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई चीज उनके खिलाफ एविडेंस है और जो है जेन्युइन एविडेंसेस है और वो उसमें बराह रास्त, व्हाई नॉट? देखिए ना, हर एक के ऊपर कानून सबके लिए बराबर है, और वो जो है उसके ऊपर वो अगर कोई केसेस है वो फेस करेंगे, उसके बाद वो निकलेंगे उसमें से, इसमें दो राय नहीं है। परसों ही नहीं हो रहे केसेस, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, या जिन लोगों ने आपका प्लेटफॉर्म या परवेज खटक साहब का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, उनके खिलाफ मुकदमात की पैरवी नहीं की जा रही। नहीं, देखे मेरे ख्याल से ये तो फिर देखे हर एक का अपना अपना सोच है। मैं आपको बताऊं, आम हालत में हमारी अदालती निज़ाम जो है, समझे ना, वो ऐसे है कि देखें पिछले कई साल से एक केसेस चलते हैं, 14 साल 15 साल से केसेस चलते हैं और वो किसी नताइज पे नहीं पहुंचते। ये तो हमारे अदालती निज़ाम को सही होना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा कि कितने साल हो गए और कितने साल नहीं हुए। सही, आपको लगता है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये ऐन आइन और ऐन कानून के मुताबिक है? बिल्कुल जी, बेहतरीन। ताज हैदर साहब से इसके ऊपर कमेंट ले लेते हैं। ताज हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि मैं अक्सर जिस वक्त भी हम प्रोग्राम करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से जब हम गुफ्तगू करते हैं, हम शायद उनसे उनकी तारीख को जहन में रखते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी तवक्को ये होती है कि जब आइन और कानून की बात होगी तो वो उसको अपने लिए रेड लाइन समझेंगे। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी मुकम्मल तौर पर और उसका पास किया जा रहा है, सियासी जमातों की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी? तो कभी भी नहीं किया गया, और आइन के साथ तो खिलवाड़ किया गया है, और अब भी खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। लेकिन हम क्या इन चीज़ों पे लड़ते रहेंगे, या जो असल मसाइल हैं लोगों के उनके लिए कुछ करेंगे? हमने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि नहीं भाई, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हम तो सबको मुत्तहिद करना चाहते हैं ताकि मुल्क से गुर्बत का, इसका बेरोजगारी का और महंगाई का जो है खात्मा हो। और इस वक्त भी कोई 2.5-3 साल से हम सिर्फ इकोनॉमिक रिवाइवल पे ही काम कर रहे हैं, और इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत आसान है, तो इसमें ऐसी दुश्वारी नहीं है, हल मौजूद है। अगर आप पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं और अगर आप अशराफिया के मफाद की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये मामला मजीद उलझता जाएगा और आइन की भी खिलाफ वर्जियाँ होती रहेंगी, एस्टेब्लिशमेंट की भी दखलंदाजी रहेगी। बड़ी चीज़ ये है कि आप पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स करें, और हम ये बताते रहे हैं, मशवरे देते रहे हैं, कहते रहे हैं, एतराज़ करते रहे हैं कि जनाब ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अभी पिछले ही दिनों जब इल्ज़ाम लगाया गया नवीद कमर साहब पे कि उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट कर दी थी, तो हम छोटा सा एक ट्वीट दिया था कि जनाब 14 लाख टन जो है वो चीनी स्मगल हुई है और डॉलर स्मगलरों की जेब में गए हैं। और वजारत दाखिला जो थी वो टीवी पे बैठी जो थी वो सिर्फ बहस कर रही थी, स्मगलर स्मगलिंग कर रहे थे। उस पे अगले दिन से एक्शन लिया गया, स्मगलरों को रोका गया। 15 दिन में डॉलर 50 रुपए नीचे आ गया, चीनी के प्राइसेस नीचे आ गए, फिर ये पेट्रोल की कीमत जो थी वो इतनी नीचे आ गई। तो ये तमाम सोल्यूशंस हैं, ये बहुत इजी हैं और ये हम बार बार कहते रहे। बल्कि मेरी पिछली से पिछली जो तकरीर थी, पिछले बजट में तो मुझे मौका ही नहीं दिया गया तकरीर करने का, उससे पहले जो तकरीर थी वो छप चुकी है और पढ़ चुकी है सब में कि सोल्यूशंस कितने आसान है। इस वक्त हम 3 रुपए यूनिट घर के अंदर बिजली पैदा कर रहे हैं। हम झम्पी एयर कॉरिडोर के अंदर हम विंड कॉरिडोर में 7 रुपए यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। हमने और मैंने और सलीम मांडीवाला साहब ने सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन यूनानिमस पास कराया कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं हमारे, उनके अंदर सोलर पार्क लगाया जाए ताकि 6-7 रुपए की बिजली इंडस्ट्रीज को मिल सके। फिर हमारी क़यादत ने कहा कि ताजदर साहब आप सिर्फ इंडस्ट्री का सोचते हैं, घरों का सोचिए। तो उन्होंने 21 लाख घरों पे सोलर पैनल लगाने का फैसला किया, 2 लाख घरों पे लग चुका है। और जो सैलाब में तबाह हुए थे लोग, उनके लिए 20 लाख घर बनाने हैं। हम 3 महीने में 50,000 बना चुके हैं, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह और भी बन जाएंगे।
लेकिन पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स अगर करें तो उसमें सोल्यूशंस बहुत आसान। ताज हैदर साहब, गुफ्तगू आपने जो की, आई डोंट थिंक कि कोई भी शख्स होगा जो इसमें किसी भी बात से डिसएग्री करेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो 16 महीने में आपको लगता है कि शायद 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्ड द करी, यानी कि इतनी सियासी जमातें मौजूद थीं, ये जो इकदामात हैं स्मगलिंग रोकने के, तेल की स्मगलिंग रोकने के, आटा बाहर चीनी बाहर जाने की जो स्मगलिंग है, डॉलर मनी चेंजर्स जो कुछ कर रहे हैं, जो ब्लैक करते हैं, ब्लैक माफिया है, इस पे क्रैकडाउन ये 13 जमातें भी मिलकर नहीं अगर कर पाई और फौज को करना पड़ा। देखिए, इसमें आप सिर्फ ये देख लीजिए, क्योंकि ये चीज जाहिर है, बाकी जो कुछ कैबिनेट के अंदर होता रहा, जो नोट ऑफ डिसेंट लिखे जाते रहे, जो बातें हुई वो सब सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो चीज सामने है वो ये कि जो महकमे जिस जमात के पास थे उसमें उस परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। हमारे पास जो वजारतें थी उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनके पास जो वजारतें थी उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए दूसरों की। और इस तरीके से, या हम जो सिंध के अंदर कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि हमने आखिर में ये तक कर दिया कि रेलवे लाइन भी सिंध अपने पैसों से बनाएगा ताकि ये कोयला जो है ये हर पावर प्लांट को पहुंच सके। तो वो परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ताज हैदर साहब बड़ी माजरत के साथ बात यह है कि अब क्रिकेट मैच हो रहा है, रिजवान और बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बाकी टीम कोलैप्स कर गई और रिजवान और बाबर ये कहें हमने तो एंड रिजल्ट देखना है, हम तो पाकिस्तानी शायकीन है, हमने देखना है कि मैच का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। अब सवाल ये है कि इकोनॉमी जो है वो एक मेन आस्पेक्ट है, जाहिर है कि आपकी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी उसमें इकोनॉमी के सब्जेक्ट को नहीं डील कर रही थी, सागदार कर रहे थे, एहसन इकबाल उनके मुआशी अजहान में शामिल थे, शहबाज शरीफ खुद देख रहे थे, नवाज शरीफ बैठकर देख रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू वर पार्ट ऑफ द टीम। जब हम आखिर में नतीजा देखते हैं, उस नतीजे को देखने के बाद हम आपसे कैसे समझ सकते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं है? आपको कर दीजिए शामिल, आपकी मर्जी है मेरे ख्याल से, लेकिन लोग शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। और आप उनको जरूर नजर में रखिए, ये जो मैच हुआ है जिनका फुटवर्क जीरो था, यानी जो पैर जोड़ के खेल रहे थे, बॉल आती थी उनके पैरों को लग जाती थी और उसके बाद एलबी जाते थे, या जो शॉर्ट पिच गहने कर रहे थे गुस्से में आके और सिक्सर खा रहे थे। 80 गज की बाउंड्री है, ये कहीं ना कहीं यानी कि फोकस का मसला था। क्रिकेट पे बात होगी। अच्छा, 80 गज की बाउंड्री है, जो मिड ऑफ और मिड ऑन की बाउंड्रीज हैं वो 70 गज की हैं जी। और आप अगर ग्राउंड स्ट्रोक खेल रहे हैं, ये कि अपना फुटवर्क ही नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। मैं ये समझता था कि आप टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेकिन आज आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप क्रिकेट के ज्यादा माहिर हैं। नहीं, ये जो बॉल डॉक्टरिंग है क्रिकेट के अंदर, स्विंग करना जी, ये एक इजाद है। और ये जो है उस जमाने तक ये कानून नहीं बने थे, तो मैंने बजाय एक साइड को चमकाने के दूसरी साइड को खुरदरा किया और उससे ये बॉल जो थी, लेकिन उसमें फर्क ये पड़ता है कि वो ज्यादा स्विंग कर जाती है। जब वो ज्यादा स्विंग कर जाती है तो फिर बैट्समैन या छोड़ देता है या उसको कट कर देता है। बॉल को फिटों में रहना चाहिए और सही लेंथ पे गिरनी चाहिए। ये कोई चीज शाहीन आफरीदी को बता दे तो वो बहुत बड़ा सही। अच्छा, ताज हैदर साहब, कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, मैं जाहिर है कि उसको एक इस्तारे के तौर पे, एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने अपने कंसर्न्स जो हैं उसका इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस वक्त कराची से रवाना हुए थे, वो जिस टोन में जा रहे थे, ऐसा लगता था कि वो वाकई अब गैर रिवायती जो एक पॉलिटिक्स है उसको जो है वो अपना रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से आप समझते हैं कि दोबारा पीपल्स पार्टी ने मुलाकातें शुरू कर दी, कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर जरदारी साहब का राब्ता जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से भी मौजूद है और आप लोगों का बिल्कुल कोई मूड नहीं है कि नून लीग को कोई टफ टाइम दिया जाए? देखिए, ये नहीं होता। नून लीग से हमारा क्या इख्तिलाफ है? आप देखिए, स्पेसिफिक से बात करें, हेडलाइंस को ना पढ़ें। स्पेसिफिक इख्तिलाफात ये है कि हम पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। वो समझते हैं कि अशराफिया का अगर फायदा हो जाएगा तो उसका ट्रिकल डाउन जो है वो आइंदा 25-30 साल में गरीब तक भी पहुंच जाएगा।
ये एक बुनियादी फर्क है। और हम निचले ग्रास रूट लेवल पे एसेट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये 50,000 मकान अभी बनाए हैं, वो जनाब कहते हैं अच्छा ब्लैक मनी लाओ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, खाली पड़ी रहें, इसमें फर्क नहीं पड़ता। हम इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं किस तरीके से। पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल देखते हैं हम, जैसा कि हमने थर के अंदर किया है कि 54% इक्विटी हमने टेबल पे रखी। एक कोई कमेंट आपकी तरफ से मियां साहब की जो वापसी है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो बड़े आराम से उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, अदालतें उनको एक राहदारी दे देंगी और वो चले जाएंगे मीनारे पाकिस्तान। डू यू नॉट थिंक कि इस तरीके से जो एक मुकाबला है, सियासी मुकाबला है, उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मौजूद? साईं भली करी आया साईं अचो हाणे अवां जो आपका मुल्क है, आप आइए, तशरीफ लाइए। और हम किसी की गिरफ्तारी में इंटरेस्टेड नहीं है कि किसको गिरफ्तार करेगा। और ये सिर्फ पार्टियों को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए गिरफ्तारियां की जाती। अच्छा, मैं इतनी दफा गया हूँ जेल में, मुझे तो मजा नहीं आया जेल में, बस थोड़ा रेस्ट जरूर मिल जाता है, मजा नहीं आता उसके। सही सही। तो मैं क्यों कहूँगा। मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ चलता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, पहले तो आप वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान और सिंध के सदर हैं, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा कि ऐसा क्या है कि आप जाए पनाह आपको मिलती है अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो आपके खिलाफ केसेस खत्म हो जाते हैं? अच्छा, मैं पहले जो कि ताज हैदर साहब मौजूद है, मैं चाहूंगा, सियासत में बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैं हैरान हूं कि अभी तक 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से कोई भी एक लफ्ज आपने नहीं सुना। तो बताया हो कि आईने पाकिस्तान पे निफाज हो रहा है, कोई जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये गैर कानूनी हो रही हैं, जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कोई ये एक सवाल नहीं आया कि जाती मामलात की तरफ चले गए। नहीं, ये जमहूरी रवायात नहीं, आईने पाकिस्तान। आज मैं सवाल करता हूँ कि ये पाकिस्तान असम्बली जरदारी साहब आगे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती करप्शन की तरफ रखा जाए, आए इकट्ठे हो, मिसाल के पाकिस्तान की बात करें, इलेक्शन के लिए आए, कहें आकर इलेक्शन, यानी खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक खाली जुबानी कलामी कह के ये इलेक्शन नहीं ऐसे होने। क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा? क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की? कोई भी एक चीज ऐसी दिखाएं, मैं सुनना चाहूंगा, वो कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। आगे चलते हैं। आगे महमूद मौलवी साहब जो बात की है ना, देखिए अब बच्चे को पता है। आप मुझे ये बताएं, फरूख हबीब का 13 पर्चे थे और दहशतगर्दी की दिफात है, और उस तरह के पर्चे ही परवेज लाई के खिलाफ थे। परवेज लाई तो अब तक बाहर नहीं आ सका। हमने शहरियार अफरीदी को देखा क्या हाल हुआ, शानदाना गुलजार के साथ हमने देखा, फवाद चौधरी के साथ शुरू में हमने देखा, शहबाज गिल के साथ हमने सारा, और शहबाज गिल के अगेंस्ट जो पर्चा था उसमें हमाद यूसुफ के हवाले से बहुत बड़ी बाजी आ गई। और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को अगर सामने रखकर देखें तो ये जितने पर्चे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लोगों के खिलाफ, वो सारे जमीन पे गिर जाने हैं। यानी ये अच्छा नहीं लगता। यानी मजाक, मैं एक बात कर रहा हूँ, कहा जाता रहा कि जनाब जो है ना उस्मान बुज़ार ने करप्शन के पहाड़ खड़े कर दिए, और जनाब जहांगीर तरीन जनाब चीनी चोर थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सुनते रहे हैं। और अभी कमाल की बात ये है, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि ये वो दौर नहीं है कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना ली थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बन गई थी। अब तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान ये वो सियासी जमातों की जिनकी तो जमानतें भी जब्त हो जानी है। इनको तो लोग पता नहीं, मैं तो हाँ वो एक अलग बात है, जलसे आप बैठ के पटवारी या इस तरह के लोग फिल करा देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन अवाम अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और डर और खौफ इस बात का है कि इन सारी सियासी जमातों में कोई भी इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें। किसी ने इलेक्शन कमीशन के किरदार को बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। और ये जो यानी ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड को एक तरफ रखें। आईने पाकिस्तान 1973 के निफाज में मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं 1973 का आइन कहाँ नजर आ रहा है? किसी जगह मैंने तो नहीं देखा, मैंने कोई एक एक्शन ऐसा नहीं देखा। जो कुछ अभी तक हो रहा है सारा आईने पाकिस्तान से मुहावरा हो रहा है। और बल्कि अब तो एक बात, जैसे मैंने कहा ना, 5वां सतून है, बल्कि कोई जरूरत नहीं है। अमूमन डिक्टेटर ये किया करते थे आईने पाकिस्तान में ना, वो तरमीम कर दिया करते थे, वो हम उसे ट्रीजन कहते थे। लेकिन अब छोड़ें ट्रीजन, अब ट्रीजन करने की जरूरत ही नहीं है। आप आईने पाकिस्तान में कुछ लिखे या ना लिखे, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सारा खराब आईना हो रहा है। बल्कि अब तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ये छोड़ दें अदालती निजाम, क्यों हम लड़ते फिर रहे हैं? यानी और ये अगर ये फैसला है सही। अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक साहब मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें, मुझे ब्रेक लेने दें।
हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जो हमास के स्पोक्स पर्सन है, आपको पता है कि इस वक्त एक सिचुएशन किस किस्म की चल रही है, उनका अभी मेरी टीम मुझे बता रही है कि जो व्हाट्सएप है वो भी डिलीट हो गया है और उनके साथ राब्ता कायम नहीं हो रहा। वो एग्जैक्टली इस वक्त तेहरान या कतर में मौजूद हैं, किस जगह मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे ब्रेक लेने दें और बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब और सेनेटर ताज हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नज़र सदीक साहब, आप मेरे साथ रहें। आपके साथ जाहिर है कि अब ये सवाल भी होगा, आज जो खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम वो रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए तैयार है। अब मियाँ साहब की वो जो टेक्निकल लैंडिंग की बात हो रही थी कि वो लाहौर से पहले इस्लामाबाद उतरेंगे, लगता ये है कि यहाँ से आईनी और कानूनी कवर मिलेगा, उसके बाद वो लाहौर जाएंगे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और इसके अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो ना हो सकी। अब ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा? और जो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, उनके हवाले से भी अब एक अहम फैसला लगता है कि 21 अक्टूबर को आएगा। इन तमाम मामलात पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है, डॉन अखबार ने इसको रिपोर्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नवाज की टीम जो है, लीगल टीम, उसने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मियाँ साहब के लिए रिलीफ वहाँ से मिलने का कभी इम्कान मौजूद है और उसकी वजह वो ये बताते हैं, जो उनकी टीम के लीगल टीम के लोग हैं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी में ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें उन्होंने इश्तहारी करार दिए जाने वाले मुजरिमों को हिफाजती ज़मानत दे दी थी और उनमें शर्जील इनाम मेमन, अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब साहिबा शामिल हैं। और उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया था। तो अजहर सदीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या हम इसको समझें कि वाकई इनका स्टेटस भी वही है नवाज शरीफ साहब का जो कि इन अशखास का है, और ये जो टेक्निकल लैंडिंग की बात हो रही है कि इस्लामाबाद लैंड करेंगे, यहाँ से लाहौर जाएंगे और फिर लाहौर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर पे शहबाज शरीफ साहब उनको लेकर वहाँ से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? ऐसा हो पाएगा? देखिए, एक बात तो जो पता है, मैं लंदन में हूं तो यहाँ एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर, और मैं नहीं कह रहा तारीखी तौर पर होती रही, कि जैसे ही जस्टिस काजी फाइज़ साहब आएंगे तो सिनेरियो बदल जाएगा। अभी तो मैं सिनेरियो बदलता कुछ देख नहीं रहा, लेकिन अदलिया का बहुत बड़ा इम्तहान शुरू हो गया हुआ है। पहली तो बात है कि ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी हुई है कि नवाज शरीफ एक डील के तहत बाहर गए थे और उसका सबूत है, ख्वाजा आसिफ ने अप्रैल 2019 में कह दिया था राब्ता हो गया, हालांकि अगस्त 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आ जाएंगी। और 4 हफ्ते के लिए गए थे और आज 4 साल होने को आ गए हैं। नवाज शरीफ का केस समझना ये है कि 2 केसेस हैं, एवन फील्ड और अल अजीजिया, एक में 10 साल सजा है, एक में 7 साल सजा है। एक में सजा सस्पेंड कर दी थी उन्होंने मेरिट के ऊपर, दूसरे में मेडिकल ग्राउंड के ऊपर 8 हफ्ते की इजाजत दी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब बैठे इजाजत चाहिए मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन लगा दी, को 5 अरब या 7 अरब के करीब शोर्टी देंगे। यहाँ शोर पड़ा और लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल मेडिकल ग्राउंड अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये जब हुआ, जब अपीलें लगी इनकी अपीलों का, अब नवाज शरीफ, एक तो जो नया वाला केस चल रहा है उसमें इश्तिहारी है, बिल्कुल ठीक है, वो इश्तिहारी है, इश्तिहारी को प्रोटेक्टिव बेल दी जा सकती है, जो कि उसमें कन्विक्शन नहीं हुई है। लेकिन अल अजीजिया और एवन फील्ड में सजाएं हो चुकी हैं। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है। पहले तो ये रवायत गलत हुई कि एक मुजरिम को आपने बाहर भेज दिया, अब मुजरिम को जब बुला रही थी अदालतें और मेडिकल ग्राउंड कोई सामने नहीं है, 4 साल में हमने कोई किसी को सजा नहीं हुई थी, वो इसलिए उनको हिफाजती जमानत मिल गई। इनको हिफाजती जमानत नहीं है, इन्हें पहले सरेंडर। और इसका लेटेस्ट केस देख लें, राना आसिफ है हमारे पंजाब बार काउंसिल के, लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत में सजा दी। जस्टिस सरदार तारक मसूद का फैसला मौजूद है, उन्होंने कहा नहीं, पहले सरेंडर करोगे,
पहले सरेंडर करोगे फिर सस्पेंशन होगी, और बाकायदा यही हुआ, ये रिकॉर्ड की बातें मौजूद है। यहाँ पहले अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपको ट्विटर के ऊपर भी मैं देखता हूँ, आपको हैं कि जो 2019 में उनकी रवानगी थी वो भी तो कहीं आइन और कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं थी, तो अगर वो हो गया था तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अब नहीं होगा? ये कैसे? देखिए, ये तो तभी तो मैंने कहा है आपको, मैंने कहा नहीं जस्टिस काजी फाइज, चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब के बारे में शदीद एतराज़ात है। यहाँ देखना है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। इमरान खान के बारे में जो केसेस सुन रहे हैं वो सामने है। अब ये इम्तिहान है उनका, अब ये अदलिया का इम्तिहान है कि क्या ये जो डीलों की बातें हैं, या बदलिया के मुंह पे चमाचा होगा आने वाले दौर के अंदर कि अगर आपने इस तरह का रवैया इख्तियार किया है, जेल में जाएं, अपीलें सुने, सस्पेंड करें। कानून यही है। अब ये कानून से हटके अगर ये बात करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे, और यही एक मौका है। पहले अभी सारी चीजें कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। 1 महीने के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी आया हो गया है। कोई आपने ऐसा देखा हो कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, जो बड़ी बातें होती थी, ये भी जरा वक्त कम रह गया, मुझे जरा ये भी क्विकली बता देंगे बात इतनी ज्यादा क्यों चल रही है कि मियां साहब की वापसी के साथ कोइंसाइड करेगा और इस महीने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को साइफर केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी? वाई देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर, क्यों इसके ऊपर इतनी अफवाहें चल रही? अच्छा, ये देखिए, ये वजह ये ख्वाब, आपको पता है, प्लान ये सारे मौजूद हैं, लेकिन ये प्लान अब आइन और ये कानूनी टीम का है ना जी। अब हमने इसमें बड़ा, मैं बता देता हूँ आपको। पहली तो बात है, साइफर का केस बनता ही नहीं है। अखराज मुकदमा की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलेगी, और वो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हर केस अपने पास लगा लेते हैं, फिर फैसला महफूज करते हैं, और फिर फैसला वो महफूज आपके सामने या तोशाखाना में हुआ, उस पर आर्गूमेंट हो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मटीरियल ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद हो सके। कॉपियां दी है भी उन्होंने, कॉपियां देके 23 अक्टूबर डेट रखी है, और 23 अक्टूबर को हम एक दरखास्त दायर करने जा रहे हैं कि इन जो रिकॉर्ड में मटेरियल आपने दिया, स्पेस पे केस ही नहीं बनता। 265D की वो दरखास्त है, तो अभी तो फिलहाल उस पर बहस होनी है। वो उसको अगर वो खारिज करते हैं तो वो चैलेंज होगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ये जो है ना, ये सोची बैठे हैं ख्वाब में कि इमरान खान साहब को तो साइफर में सजा हो जाएगी। मैं नहीं सजा देखता, लेकिन सही बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। मेरे पास वक्त जो है खत्म हो चुका है, आप ऐसा होता नहीं देखते, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा है, इस पर हवाओं का रुख हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिल वक्त कोई अच्छी खबर नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।